एक टीचर ने अपने ही स्टूडेंट के साथ इश्क लड़ाने लगी, जबकि महिला शिक्षक पहले से शादीशुदा थी और एक बच्चे की मां भी। उसके बावजूद भी वो अपने छात्र के साथ शादी करना चाहती थी। इसलिए उसने अपने फौजी पति को अपने आशिक के साथ मिलकर जान से मरवा दिया। हेलो दोस्तों, मैं गोविंद अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज एक और सच्ची घटना की कहानी सुनाने जा रहा है, जिसे सुनने के बाद आप भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे। रमेश चंद्र मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला इलाहाबाद के गांव लाल बिहारा के रहने वाले थे। 19 साल पहले वो एयरफोर्स में सार्जेंट के रूप में भर्ती हुए थे। उनके हर जगह नौकरी करने के बाद उनका तबादला दिल्ली हुआ, तो उन्हें रहने के लिए सुपुत्र पार्क स्थित एयरफोर्स कॉलोनी में G28 नंबर का फ्लैट मिल गया। दूसरे मंजिल पर करीब वो अकेले ही रहते थे। करीब 5 साल पहले उनकी शादी गोरखपुर के सैनिक कुंज में रहने वाली दिव्या गुप्ता के साथ हुई थी। दिव्या के पिता भी भारतीय वायु सेना में भर्ती थे। बीकॉम पास दिव्या की जब शादी हुई तब दिव्या 23 साल की थी, जबकि रमेश चंद्र 35 साल के थे। दोनों की उम्र 12 साल का अंतर था। शादी के बाद दिव्या दिल्ली आकर पति के साथ सरकारी क्वार्टर में रहने लगी थी। कुछ दिनों तक उन दोनों की घर गृहस्थी ठीक ठाक चली। उसी बीच दिव्या ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम अनामिका रखा गया। शादी के बाद भी दिव्या पढ़ना चाहती थी, इसीलिए उसने आगे की पढ़ाई के लिए पति से इजाजत मांगी। उसका पति भी आगे की पढ़ाई के लिए परमिशन दे दिया। दिव्या कानपुर यूनिवर्सिटी से पत्राचार द्वारा एमकॉम करने के लिए। रमेश चंद्र रोज शराब पीते थे। एक तरफ से देखा जाए तो वो शराब के आदी थे। वो जब ड्यूटी से वापस घर आते थे तो शाम के समय खाना वगैरह खाकर और शराब पीकर सो जाते थे। दिव्या के समझाने के बावजूद भी वह शराब पीना नहीं छोड़ते थे। दिव्या भी उनसे परेशान हो गई थी। घर में हर तरह से सुख सुविधाएं भी इन सब के होने के बावजूद भी दिव्या उदास रहने लगी थी। रोज रोज एक ही बात करने से रमेश चंद्र चिढ़ने लगे। इसके अलावा दिव्या की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो अपनी पत्नी पर अब बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते थे। लेकिन रमेश चंद्र यह नहीं समझते थे कि सुख सुविधाओं के अलावा भी पत्नी के अन्य जरूरतें भी होती है। रमेश चंद्र नशे में धूत आते थे और खाना खाकर सो जाते थे। पत्नी की भावनाओं पर कभी भी ध्यान नहीं देते थे। दिव्या कभी पहल करती तब भी उसे वो संतुष्ट नहीं कर पाते थे। दिव्या की एक ऐसी समस्या थी, वो किसी को बता भी नहीं सकती थी। अब उसकी और रमेश चंद्र में जो 12 साल का उम्र का अंतराल था, अब दिव्या को साफ दिख रहा था। दिव्या भी अब पति के अपेक्षाओं से चिरचिरी सी रहने लगी थी। पति के ड्यूटी जाने के बाद दिव्या अपने बेटी के साथ ही समय गुजारती थी और उसी के साथ टाइम पास करती थी। अब तक एमकॉम की पढ़ाई भी दिव्या का पूरी हो गई थी। खुद को व्यस्त करने के लिए दिव्या पास के ही संकुल कोचिंग सेंटर में पढ़ाने जाने लगी थी। ऐसे में दिव्या का समय भी कट जाता था और कुछ रुपए भी हाथ आ जाता था। उसी कोचिंग में सेंटर में अमित भी पढ़, जिसका उम्र लगभग 17 साल का था। 11वीं में पढ़ने वाला अमित को दिव्या कॉमर्स पढ़ाती थी। अमित के पिता भी एयरफोर्स में थे। रहने के लिए उन्हें जो फ्लैट मिला था वह दिव्या के फ्लैट के करीब ही था, इसीलिए दिव्या अमित को करीब से जानती थी। अमित देखने में हट्टा कट्टा नौजवान था। अमित अभी अपनी जवानी के दहलीज पर कदम रखा था। अमित नजदीकिया यानी मजाकिया किस्म का लड़का था, इसीलिए अमित का हर बात दिव्या को बहुत पसंद आता था। इसीलिए दिव्या अब अमित के करीब जाने लगी थी। दिव्या अब समझ चुकी थी कि अमित है जो मुझे खुशी दे सकता है, जो मेरे पति से नहीं मिल पाता है। अब दिव्या अमित को अपने क्वार्टर पे बुलाने लगी थी पढ़ाने के लिए, क्योंकि उसका पति ड्यूटी जाने उसके घर में कोई नहीं रहता था। इसीलिए दिव्या और अमित धीरे धीरे करीब होते गए और एक दिन उसने वही कर डाला जो दिव्या चाहती थी। एक बार उन्होंने सीमाएं लांघी तो ये रोज का नियम बन गया था। रमेश चंद्र को ड्यूटी जाने के बाद दिव्या अमित को पढ़ाने के बहाने बुलाती थी। बच्ची छोटी थी, उसे खाना खिलाकर सुला देती थी। उसके बाद इन दोनों को किसी भी बात का चिंता नहीं रहती थी। दिव्या को जिस चीज की जरूरत थी अब उसे अमित से मिल रही थी, इसीलिए उसे अब पति से किसी प्रकार का कोई शिकायत नहीं था। रमेश चंद्र भी खुश हो गए थे। चलो दिव्या अब समझदार और बुद्धिमान हो गई, अकल तो आया। लेकिन कुछ समय बाद अब घर में दोनों लोग काफी खुश रहते थे। उसकी पत्नी भी अपने पति से किसी प्रकार के झगड़ा और लड़ाई नहीं, किसी भी चीज के लिए ज्यादा बहस नहीं करती थी। दिव्या अब अमित को इस कदर चाहने लगी थी कि अब उसे शादी करने के लिए बोल रही थी और अमित भी दिव्या से शादी करने के लिए तैयार था। लेकिन यह भी सच है कि ये खेल कितना भी कोई छिपाकर खेला जाए,
उसकी भनक चल ही जाती है। रमेश्वर जब ड्यूटी पर चला जाता था तब अमित उसके कमरे पर जाता था। ये भनक पूरे एयरफोर्स कॉलोनी को पता चल गया था। जैसे ही ये खबर रमेश चंद्र को कानों तक आती है तो अपने दिव्या को समझाया कि तुम अमित को अपने कमरा पर बुलाकर उसको मत पढ़ाया करो। हमारे कॉलोनी के लोग तुम्हारे बारे में भला बुरा बोल रहे हैं और उससे लेकर लोग शक कर रहे हैं। जो लोग बोलते हैं तुमने उस पर यकीन कर लिया। दिव्या ने तुरंत जवाब दिया, अमित एक अच्छा और होनहार लड़का है जो हमारे पास पढ़ने आ। न जाने उन लोगों को क्या तकलीफ अपने घर के अंदर वे लोग ताक झाक करे। किसी दूसरे को विलेन लगाने से तो अच्छा है मेरे सामने कोई बोले तो मैं इसको जवाब देती हूँ ना। उसके बाद रमेश चंद्र बोलता है कि काम करो, तुम पढ़ाना ही बंद कर दो। मैं जितना कमाता हूँ उतना काफी है। हमारी पास एक ही बेटी है, उसके लिए काफी है। मैं किसी भी हाल में पढ़ाना बंद नहीं करूंगी। क्या मैं इसके लिए पढ़ाई लिखाई किया था कि घर में बैठकर रहने के लिए? रमेश चंद्र समझाने के बाद भी दिव्या नहीं समझ पाई और अमित को अपने कमरा पर बुलाकर पढ़ाती रही। कॉलोनी वालों की बात सुनकर रमेश चंद्र परेशान हो चुके थे। वो खुद को अपमानित समझते थे। वो जब भी दिव्या को समझाते थे खुद ही उनके ऊपर चिल्लाने लग जाती थी। दिव्या और अमित शादी करने के लिए फैसला भी कर लिए थे, लेकिन रमेश चंद्र को जिंदा रहते हुए ये संभव नहीं था। इसीलिए दिव्या ने अमित के साथ मिलकर रमेश चंद्र को खत्म करने के लिए योजना बना डाली। 10 अप्रैल 2014 को 10:30 बजे के करीब दिव्या ने योजना के अनुसार प्रेमी अमित को अपने क्वार्टर पर बुला लिया। उस समय रमेश चंद्र कमरे पे ही थे और वो शराब पी रहे थे। जैसे ही उसने अमित को अपने क्वार्टर पर देखा तो उनका पारा 7वें आसमान पे चला गया। अभी रमेश चंद्र कुछ बोल पाते तब तक अमित ने आगे बढ़कर उनकी गर्दन पर ही एक घूसा मारता। उसी घुस्से से नशेड़ी रामचंद्र जमीन पर गिर पड़े और बेहोश भी हो गए। अमित को लगा कि इनका खेल खत्म हो चुका है, लेकिन जब दिव्या ने नाक के पास बैठकर हाथ लगाई तो उनकी अभी सांस चल रहा था। दिव्या ने बोला, अमित अभी तो जिंदा है, अगर ये बच जाएगा तो हम दोनों जिंदा ही मार डालेगा। अमित ने रमेश चंद्र को गाला दबाकर 5 या 10 मिनट तक रखा। दम घुटने की वजह से रमेश चंद्र की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद दिव्या बोलती है कि अमित तुम चले जाओ, अब क्या करना है मुझे पता है। अमित वहां से चला जाता है। उससे पहले अमित और दिव्या ने दोनों ने मिलकर रमेश चंद्र को बेड पे लाश को लेटा दी। हाँ, उसके बाद दिव्या ने पड़ोस में रहने वाले एमपी यादव के यहाँ पहुंची और पति को हार्ट अटैक आने की बात कही। उन्होंने एम्बुलेंस बुलाकर रमेश चंद्र को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने जब जांच पड़ताल किया तो उसको मृत घोषित कर दिया। तभी किसी ने थाना में इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस के अस्पताल पहुंचने तक डॉक्टरों ने लाश को सफेद कपड़ा में बांधवा दिया। चौकी प्रभारी ने जब वहां के डॉक्टरों से मृतक और उस लाश के बारे में पूछा तो उन्होंने सफेद कपड़ों में बंधी उस लाश को दिखाते हुए बताया कि यही एयरफोर्स के सार्जेंट रमेश चंद्र की लाश है। चौकी प्रभारी केबी झा ने पूछा कि रमेश चंद्र की मौत कैसे हुई थी। डॉक्टर ने बताया कि उनकी पत्नी एम्बुलेंस में लेकर आई थी और बोल रही थी कि इनको हार्ट अटैक आया है, लेकिन जब हम लोगों जांच किया तो पता चला कि इनकी पहले ही मौत हो चुकी थी। मृतक रमेश चंद्र की पत्नी दिव्या गुप्ता भी वहीं थी। चौकी पर भारी केबी झा ने पूछा कि यह सब कैसे हुआ और कब। दिव्या ने बताया कि सर मैं रात के समय खाना बना रही थी, तभी इनके पेट में दर्द हुआ, मुझे बुलाए, मैं आकर इनको दर्द की गोली दिया। कुछ देर बाद इनको आराम हो गया और ये बिना खाना खाए ही रात में सो गए थे, क्योंकि शराब ज्यादा पीकर आए थे, बहुत ज्यादा ही शराब पीते थे साहब। सुबह जैसे ही मैं उनसे आकर पूछी कि आपका तबीयत कैसा है, उन्होंने बताया कि मैं ठीक हूँ। वे नहा धोवा कर निकले रात, क्योंकि वो खाना खाए नहीं थे, इसलिए मैंने जल्दी ही खाना तैयार कर लिया था। उनको नाश्ता कराया और वो वोट देने के लिए निकल गए थे। तब फिर उनके पेट में दर्द हुआ और वो जमीन पे गिर गए और बेहोश भी हो गए। मैं उनके शरीर पे पानी मारा लेकिन उनको होश नहीं आया। तब तक उनका शरीर भी धीरे धीरे ढीला होते जा रहा था। मुझे ऐसा लगा कि शायद इनको हार्ट अटैक आया है और बगल में जाकर एमपी यादव को सारी घटना उनको बताया। उन्होंने एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल पहुंचाई। ये सब सुनते हुए चौकी प्रभारी को ऐसा लग रहा था जिसका पति का मृत्यु हुआ और उसकी पत्नी इतना साफ साफ बातें बता रही थी जैसे हर चीज प्लान करके आई है। ऐसा हालत में देखा जाता है कि अक्सर पत्नी ठीक से बोल नहीं पाती थी और ये साफ साफ बयान दे रही थी, क्योंकि उस समय उसके पति की लाश अस्पताल में ही रखी थी। इसीलिए उन्होंने
ज्यादा पूछताछ करना उचित नहीं समझा। रमेश चंद्र की लाश सफेद कपड़े में लिपटी थी, इसलिए चौकी पर भारी ने लाश को भी नहीं देखा। उन्होंने लाश को पोस्टमार्टम के लिए सफदरगंज अस्पताल भिजवा दी। सूचना पाकर सार्जेंट रमेश चंद्र के घर वाले भी इलाहाबाद से सफदरगंज अस्पताल पहुंच गए। पुलिस ने उन सभी से पूछताछ की तो लेकिन उन सब से कोई खास जानकारी भी नहीं मिली। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने लाश को मृतक के भाई सुरेश साहू को सौंप दिया। दिव्या से बातचीत के बाद थाना प्रभारी को भी शक हो गया था, इसलिए उन्होंने चौकी प्रभारी केबी झा को एयरफोर्स कॉलोनी में जाकर गुप्त रूप से मामले की जानकारी लेने के लिए चौकी प्रभारी केबी झा ने जब एयरफोर्स कॉलोनी जाकर रमेश चंद्र की मृत्यु के बारे में जानकारी किया तो पता चला कि उसकी पत्नी अमित कुमार से नाजायज संबंध था। ऐसा चर्चा पूरे कॉलोनी में चलता था। इस बात में कितना सच्चाई है मुझे नहीं पता। एयरफोर्स के अधिकारी ने बोला, कॉलोनी में रहने वाले एयरफोर्स के कर्मचारियों की पत्नी ने अपना एसोसिएशन बना रखा था। उस एसोसिएशन में दिव्या गुप्ता भी थी। चौकी प्रभारी ने उन एसोसिएशन वाली औरत से पूछता कि दिव्या गुप्ता कैसी औरत है और उसका किसी से प्रेम संबंध तो नहीं था। उस एसोसिएशन में उस दिन भी दिव्या गुप्ता भी मौजूद थी। उसने बोली, मेरा नाम दिव्या गुप्ता है साहब, मेरे पति दुनिया में चले गए हैं और आप मेरे ही ऊपर अब इल्जाम लगा रहे हैं और मेरे ऊपर आप शक कर रहे हैं। आपको क्या पता है कि मैं कैसे जी रही हूँ एक एक दिन। तभी चौकी प्रभारी बोलता है कि मैडम मैं आपसे कोई मुझे दुश्मनी नहीं है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, आप गुस्सा मत हो, पहले तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाए उसके बाद मैं आपसे बात। चौकी प्रभारी ने कॉलोनी में रहने वाले एयरफोर्स के अधिकारियों से दिव्या गुप्ता और अमित पर नजर रखने के लिए बोला। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे वे दोनों कहीं भाग मत जाए। 4 मई 2014 को सार्जेंट रामचंद्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिली। रिपोर्ट पढ़कर पुलिस हैरान हो गई थी। दिव्या गुप्ता ने बताया था कि उसका पति का मौत हार्ट अटैक से हुआ था, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी मौत गला दबाने से हुई थी। इस रिपोर्ट को देखते पुलिस को सब कुछ अब समझ में आ चुका था। आगे की कार्रवाई करने से पहले चौकी प्रभारी ने सफदरगंज अस्पताल के उन डॉक्टरों से बातचीत किया जिन्होंने रमेश चंद्र की लाश को पोस्टमार्टम किया था। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी मौत गला दबाने की वजह से हुआ और गला दबाने की वजह से इसका हड्डी भी फ्रैक्चर हो गया था। उसके बाद फिर चौकी प्रभारी दिव्या का मोबाइल का नंबर कॉल डिटेल भी निकालते हैं तो उसमें पाया गया कि नंबर पर 2000 बार कॉल किया गया है। जब उस नंबर का कॉल डिटेल चेक किया जाए तो पता चलता है कि वो अमित के नाम पे है जो दिव्या का प्रेम। अब पुलिस के पास सब कुछ सबूत मिल गया था। उसके बाद थाना प्रभारी पूरी पुलिस टीम के साथ एयरफोर्स कॉलोनी जाकर दिव्या और अमित दोनों को घर से उठाकर थाने लाया जाता है। जब पुलिस उन दोनों को पहले तो नॉर्मल तरीके से पूछताछ करते तो उसकी पत्नी फिर वही सवाल करती है और जवाब देती है, साहब आप मेरे ऊपर ही शक कर रहे हो। जब पुलिस उन दोनों के सामने कॉल डिटेल रखते हैं तो डिटेल को देखकर दिव्या और अमित दोनों स्वीकार किया कि वे दोनों ने ही मिलकर रमेश चंद्र को गला दबाकर हत्या किया है लोग। उसके बाद थाना प्रभारी इन दोनों को कोर्ट में पेश करती है, जहां से सजा सुनाने के बाद इन दोनों को अलग अलग जेल में डाल दिया जाता।